आज की ये कहानी है कोलंबियन ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार के बारे में, जिसने कि अपने समय में कोलंबिया और अमेरिका में काफी हंगामा मचा दिया था। और आज की ये कहानी उन्हीं दिनों के ड्रग वॉर को दिखाती है। कहानी की शुरुआत 1993 में एक फ्लाइट को दिखाते हुए होती है, जिसमें कोलंबिया की फॉर्मल जर्नलिस्ट और टीवी एंकर को यूएस ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी DEA के आदमी एक सेफ हाउस पहुंचा रहे हैं और इसका नाम होता है वर्जीनिया। और साथ में बैठा है DEA स्पेशल एजेंट नेमर, जो कि उससे कहता है कि अब तुम सेफ हो, तुम्हें एस्कोबार से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात पर वर्जीनिया हंसने लगती है। वो जानती है कि अगर एस्कोबार नहीं मारेगा, उसके कंपटीशन या कोलंबिया के लोग आज नहीं तो कल उसे जरूर मार देंगे, क्योंकि पाब्लो एस्कोबार अब वो ड्रग ट्रैफिकर नहीं रहा जिससे कि ये पहली बार मिली थी। अब वो एक टेररिस्ट, खूनी और कई देशों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर है। वर्जीनिया पैब्लो से पहली मुलाकात को याद करती है जब वो उससे मिली थी, और समय था 1980 का, जब वो उससे पहली बार मिली थी, जहां पर वर्जीनिया और कुछ बड़े जर्नलिस्ट को पाब्लो एस्कोबार के विला में एक ग्रैंड पार्टी के लिए बुलाया गया था। वहां पर देश के कई सारे बड़े बड़े लोग मौजूद थे। पाब्लो की दौलत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसके पास खुद की एक जू थी, जहां पर दुनिया भर से जानवर लाए जाते थे। पाब्लो का इतना सारा पैसा और उसका इतना दबदबा देखकर वर्जीनिया उससे काफी इंप्रेस होती है। पाब्लो उसे अपने शहर के एक स्लम में बने बड़े से कूड़े के ढेर के ऊपर लेकर जाता है, जो कि एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा था। वो बताता है कि मैं यहाँ पर इस जगह को साफ कराकर गरीबों के लिए घर बनवा रहा हूँ, क्योंकि कोलंबिया की सरकार इनकी कोई मदद नहीं करती। वर्जीनिया पाब्लो का इंटरव्यू अपने न्यूज चैनल पर दिखाती है और इससे पाब्लो को पूरे देश में रॉबिन हुड का दर्जा मिल जाता है। अब एक रात को पाब्लो और वर्जीनिया डिनर पर जाते हैं। यहाँ पर वो बताती है कि वो अपने सर्जन पति से डिवोर्स चाहती है, लेकिन वो डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करता, इसलिए उसे कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और इसलिए पाब्लो के आदमी उसके हस्बैंड को अगले दिन सर्जरी करते हुए ही उठा लेते हैं, और इसलिए वो डर के मारे वर्जीनिया को डिवोर्स दे देता है। और इसके बाद से वर्जीनिया पाब्लो के और भी करीब आ जाती है। वो उससे काफी इंप्रेस होती है। अब वो पाब्लो के साथ ही घूमने लग जाती है, इसलिए पाब्लो के सभी आदमी उसे पहचान जाते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में काफी पाबंद लगाए जाने के बाद भी कोलंबिया से कोकीन आना बंद नहीं हुई। एस्कोबार के आदमी अपने सप्लायर के लिए कोकीन से भरे हुए पूरे प्लेन अमेरिका के हाईवे पर उतारना शुरू कर देते हैं। यूएस गवर्नमेंट इस बढ़ती ड्रग प्रॉब्लम से काफी परेशान हो जाती है, और सितंबर 14, 1986 को अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी वाइफ के साथ मिलकर इस ड्रग प्रॉब्लम को खत्म करने का फैसला लेते हैं। यूएस और कोलंबिया के बीच एक समझौता किया जाता है, जिसमें कि कोलंबिया के ड्रग लॉर्ड को अरेस्ट करके अमेरिका लाया जाएगा और उन्हें सजा भी अमेरिका में ही सुनाई जाएगी। और इसकी वजह ये थी कि पाब्लो जैसे ड्रग लॉर्ड से हर जज डरा करता था, और अपने पूरे परिवार की जान बचाने के लिए कोलंबिया का कोई भी जज उन्हें सजा नहीं सुना सकता था। अब उसी रात व्हाइट हाउस में एक मीटिंग होती है, जहां पर कि FBI और DEA के चीफ स्पेशल एजेंट नेमार को कोलंबिया जाकर ड्रग कार्टी को तोड़ने के लिए भर्ती करते हैं। अब पाब्लो और बाकी के ड्रग ट्रैफिकर इस फैसले के बाद काफी डर जाते हैं, क्योंकि वो कोलंबिया के पुलिस और जजेस को मारकर डरा सकते हैं, लेकिन USA के कोर्ट और जेलों में उन्हें बहुत ही लंबी सजा मिलेगी। और अब इसलिए पाब्लो खुद पॉलिटिक्स से जुड़ता है। वो हर पार्टी, काउंसलर और मिनिस्टर को खरीदता है, ताकि वो लोग आने वाले इलेक्शन में उसे पूरा सपोर्ट करें, ताकि वो पार्लियामेंट जाकर अमेरिका के साथ हुए इस समझौते को रोक पाए। पाब्लो कहता है कि हमारे पास पैसा और पावर है, लेकिन कोलंबिया पर राज करने के लिए हमें लोगों की रिस्पेक्ट चाहिए। खैर, अब पाब्लो अपने बेशुमार पैसे और ताकत के बल पर पार्लियामेंट्री सीट जीत जाता है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर कोई भी मिनिस्टर पाब्लो से ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि पूरे देश को पता होता है कि पाब्लो कितना बड़ा क्रिमिनल है। यहाँ तक कि मिनिस्टर ऑफ जस्टिस पूरे पार्लियामेंट के सामने पाब्लो की इंसल्ट कर देता है और कहता है कि एक क्रिमिनल का पार्लियामेंट की सीट जीतना एक शर्म की बात है। अब पाब्लो खड़ा होकर कहता है कि वो एक आम बिजनेसमैन है और मिनिस्टर ऑफ जस्टिस उसके खिलाफ एक भी केस साबित नहीं कर सकते। अब जवाब के तौर पर मिनिस्टर ऑफ जस्टिस 1970 की एक छोटे से ड्रग केस की ये तस्वीर अखबारों में छपवा देता है। अब इससे पाब्लो काफी शर्मिंदा होता है और फिर कभी पार्लियामेंट नहीं जाता। अब पाब्लो एस्कोबार अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाता और कुछ अनएम्प्लॉयड ट्रेंड छोटी उम्र के लड़कों को हायर करता है, जिन्हें की शिकारी या ट्रेंड हिटमैन कहा जाता है। वो उन्हें हायर करता है और दिन दहाड़े
आए उस जस्टिस मिनिस्टर को मरवा देता है। हर न्यूज चैनल और कोलंबिया शोक में आ जाता है क्योंकि ड्रग कार्टेल ने पहली बार किसी मिनिस्टर को टारगेट किया था। पाब्लो अब रेस्पेक्ट छोड़कर लोगों के डर को अपना हथियार बनाता है। वर्जीनिया, जो कि हमेशा पाब्लो के पैसों और उसकी शोहरत का फायदा लेती थी, वो अब उससे डरने लगती है। अब एजेंट नेमर भी वर्जीनिया से पूछताछ करता है। पाब्लो एस्कोबार अब पनामा भाग जाता है। वो अपनी सरकार से डिमांड करता है कि वो अमेरिका के समझौते को होने से रोके और पाब्लो के पुराने क्राइम्स को भी माफ किया जाए। बदले में पाब्लो कोलंबिया का 12 बिलियन का वर्ल्ड लोन चुकाएगा, लेकिन कोलंबियन गवर्नमेंट उसके इस ऑफर को मना कर देती है और इसलिए जवाब के तौर पर पाब्लो कोलंबियन गवर्नमेंट के खिलाफ जंग छेड़ देता है। पाब्लो हर उस न्यूज़पेपर एडिटर और हर उस चैनल ओनर को मरवा देता है जो उसके खिलाफ कुछ भी लिख रहे थे। वो शिकारियों के साथ साथ आम लोगों को भी गन्स और अधिकार देता है और पुलिस वालों के सर पर इनाम रख देता है। और अब इसलिए बेरोजगार लोग पैसों के लालच में कोलंबिया की सड़कों पर बेगुनाह पुलिस वालों को मारना शुरू कर देते हैं, जिसमें कि 700 से ज्यादा पुलिस वालों की जान चली जाती है। अब पुलिस वाले भी बदला लेने के लिए पाब्लो के मेडलिन शहर के सभी लड़कों को रोड पर निकाल कर उन्हें शूट करने लगते हैं, जिसमें कि सैकड़ों बेगुनाह बच्चे भी मारे जाते हैं। एजेंट नेमर कोलंबियन मिलिट्री स्कूल जाता है, जहाँ के जनरल उसे बताते हैं कि पाब्लो एस्कोबार को ढूंढकर पकड़ने के लिए एक स्पेशल यूनिट बनाई गई है। दूसरी तरफ पाब्लो पर भी दबाव बढ़ने लगता है और इसलिए वो जंगलों में भाग जाता है, लेकिन वहां भी कोलंबियन आर्मी उसके पीछे पड़ जाती है। नवंबर 27, 1989 को कोलंबियन एयरलाइन की फ्लाइट को पाब्लो बॉम्ब से उड़वा देता है, जिसमें कि 107 इनोसेंट कोलंबियन मारे जाते हैं। और उसके एक ही हफ्ते बाद वो बोगोटा शहर की DES बिल्डिंग भी बॉम्ब से उड़वा देता है, जहां पर 70 और बेगुनाह लोगों की जान जाती है। अब अपने ही देश के इतने मासूमों को मारने के बाद पाब्लो एस्कोबार नार्को ट्रैफिकर से नार्को टेररिस्ट बन जाता है। वो रेडियो स्टेशन में कॉल करके बताता है कि अगर कोलंबियन गवर्नमेंट ने उसकी शर्तें नहीं मानी तो इसी तरह से कोलंबिया में जगह जगह ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। और आखिर में कोलंबियन गवर्नमेंट लोगों की जान बचाने के लिए एस्कोबार के सामने अपने घुटने टेक देती है और पाब्लो 2 शर्तों के साथ सरेंडर करता है। पहली कि अमेरिका उससे कभी भी एक्स्ट्रा राइट नहीं करेगा और वो अपनी सजा कोलंबिया में ही काटेगा, और दूसरा कि वो अपनी जेल अपने ही शहर मेडलिन में डिजाइन करेगा। और उसकी ये जो जेल थी वो किसी होटल से कम नहीं थी। इस जेल में बार, ऑफिसेस, स्विमिंग पूल और फुटबॉल ग्राउंड भी होता है। और अब पाब्लो जेल के अंदर से बड़े ही आराम से अपना ड्रग बिजनेस रन करता है और कोलंबियन गवर्नमेंट ये सोच खुश हो जाती है कि चलो अब हमारे देश में और कोई वायलेंस नहीं होगा। दूसरी तरफ वर्जीनिया की मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। पाब्लो एस्कोबार से रिलेशन के चलते उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती और उसे फोन पर हमेशा मारने की धमकियां मिलती हैं। जेल जाने के बाद पाब्लो भी वर्जीनिया पर ध्यान देना बंद कर देता है। वर्जीनिया को सरवाइव करने के लिए अपनी पेंटिंग्स और ज्वेलरी को भी बेचना पड़ जाता है। वो अपनी खस्ता हालत में पाब्लो से जेल में मिलने के लिए जाती है और यूरोप जाने के लिए पाब्लो से $80,000 मांगती है, लेकिन पाब्लो उसे मना कर देता है, जिस पर वो खुद को पाब्लो की वाइफ से कंपेयर करती है। इसलिए पाब्लो को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो उसे बिना कुछ दिए भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ अफवाहें उड़ने लगती हैं क्योंकि अब पाब्लो जेल में है, इसलिए उसके कुछ पार्टनर्स उससे चोरी कर रहे हैं। जब उसके 2 पार्टनर जेल में मीटिंग के लिए आते हैं तो पाब्लो के आदमी उन दोनों को मार देते हैं। जेल में होने के बाद भी 2 लोगों की इतनी बेरहमी से मर्डर की खबर सामने आती है तो कोलंबियन गवर्नमेंट का दुनिया के सामने मजाक बन जाता है। इसलिए वो कोलंबियन मिलिट्री को जेल भेजते हैं पाब्लो को पकड़कर मिलिट्री जेल में डालने के लिए, लेकिन पाब्लो और उसके बाकी के साथी यहाँ से पहले ही भाग चुके थे। कोलंबियन गवर्नमेंट पाब्लो के सभी दुश्मनों को अब जेल से रिहा कर देती है ताकि ये लोग पाब्लो कार्टेल को खत्म कर दें। काली कार्टेल पहले ही साउथ कोलंबिया और मायामी का कोकीन बिजनेस पाब्लो से छीन चुका होता है और पाब्लो के बाकी बिजनेस को भी हथियाने लगता है। कोलंबिया की पुलिस, इंटेलिजेंस, मिलिट्री, क्रिमिनल्स, यहाँ तक कि आम लोग भी पाब्लो और उसके कार्टल्स मेंबर के दुश्मन बन जाते हैं। पाब्लो से जुड़े हुए हर शख्स को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाता है। पाब्लो का लॉयर, अकाउंटेंट, उसका बिजनेस पार्टनर, वो हर आदमी जो कि किसी न किसी तरह से पाब्लो से जुड़ा हुआ था, उनकी बॉडी देश के अलग अलग हिस्सों में मिलने लगती है। वर्जीनिया जब एक ज्वेलरी शॉप में अपने गहने बेचने के लिए जाती है तब उसे मारने के लिए भी वहाँ पर 2 लोग आते हैं, लेकिन उस शॉप की ग्लास बॉल बेहद मजबूत होती है जो कि हथौड़े और बुलेट से भी नहीं टूट पाती।
और इसीलिए वो बच जाती है। अब फाइनली वर्जीनिया एजेंट नेमार से मिलकर पाब्लो के खिलाफ सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है, अगर उसे यूएसए या यूरोप भेज दिया जाए तो। दूसरी तरफ पाब्लो को भी ये बात समझ आ जाती है कि अब कोलंबियन गवर्नमेंट किसी भी हालत में समझौता नहीं करने वाली, और इसीलिए वो अपनी वाइफ और दोनों बच्चों को जर्मनी भेज देता है। जब एजेंट नेमार को ये पता लगता है तब वो जर्मन अथॉरिटीज से बात करके पाब्लो की वाइफ और उसके बच्चों को एंट्री देने से मना करवा देता है, और वहां से उन्हें वापस कोलंबिया भेज दिया जाता है। जिस होटल में पाब्लो की वाइफ और उसके बच्चे होते हैं उसी होटल के बाकी सारे रूम्स में डीईए और कोलंबियन इंटेलिजेंस के लोग होते हैं। ये जानते थे कि पाब्लो पैनिक होकर अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा, और होता भी कुछ ऐसा ही है। 2 दिसंबर 1993 को ये जानते हुए भी कि उसकी कॉल ट्रेस हो सकती है, पाब्लो अपनी फैमिली को कॉल करता है और एक सिग्नल ट्रेकर व्हीकल पाब्लो की कॉल को ट्रेस कर लेती है। और हैरानी की बात यह होती है कि वो पाब्लो एस्कोबार को एक खिड़की पर बात करते हुए देख भी लेते हैं। वो तुरंत कोलंबियन हेडक्वार्टर्स को कॉल करते हैं और कुछ ही देर में डीईए के साथ कोलंबियन मिलिट्री उस जगह को घेर लेती है, और आखिर में पूरी प्लानिंग के साथ कोलंबियन मिलिट्री उस फ्लैट में एंटर करती है। यहाँ पर एस्कोबार के साथ केवल उसका एक ही आदमी होता है, और अब आर्मी के साथ लड़ पाना उनके लिए इम्पॉसिबल था, इसलिए वो खिड़की से कूदकर भागने का ट्राई करते हैं, लेकिन सामने की बिल्डिंग पर बैठा एक स्नाइपर उन दोनों को वहीं पर मार गिराता है। पाब्लो की बॉडी के साथ अब सभी एक ट्रॉफी की तरह अपनी फोटो क्लिक कराते हैं और लॉन्ग लिव कोलंबिया के नारे लगाते हैं। अब आखिर में हमें दिखाया जाता है कि एक एस्टीमेट के हिसाब से पाब्लो एस्कोबार या उसके कार्टेल से कोलंबिया के 4000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिसमें कि 3 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, 200 जजेस, 1000 पुलिस वाले, सैकड़ों जर्नलिस्ट, एडिटर और आम नागरिक। दोस्तों, अगर वीडियो आपने आखिर तक देख ली है तो आपका बेहद शुक्रिया। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, और कॉमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।